नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। आज ढेर सारी खबरों वाला दिन। एक बड़ी अजीब सी कोशिश थी हमारी कि आपके लिए कौन सी खबर चुने कौन सी ना चुने। काफ़ी बहस हुई इस पर। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, इन तमाम खबरों में से आप सबसे बड़ी खबर किसे मानते हैं और जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और दर्शकों का भी स्वागत है। शुभम ने सही कहा, आज कई सारी खबरें थी और हमारे पास समय कम था। भारत में पहली बार विंडफॉल टैक्स का प्रावधान किया गया। भारत की निजी तेल कंपनियों और सरकारी तेल कंपनियों पर भी सरकार ने टैक्स लगाया जो उनके मुनाफों को सीमित करेगा, और ये भारत का पहला प्रयोग है जिसने आज बाजार में, स्टॉक बाजार मार्केट में सनसनी फैलाई। कंपनियों के बीच काफ़ी उथल पुथल दिखाई दी। ये आज की सबसे बड़ी खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है जो सोने से जुड़ी हुई है। वहाँ पर भी आज एक बड़ा फैसला हुआ है। शुभम आपको बताएंगे कुछ अन्य खबरों के बारे में भी, क्योंकि भारत की मैक्रो इकोनॉमी के संदर्भ में, भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर भी कई सारे घटनाक्रम एक साथ हैं और रिजर्व बैंक की तरफ से भी कुछ खास बताया गया है। बिल्कुल। तो तमाम बड़ी खबरों के बीच, ज़रूरी खबरों के बीच कौन सी खबरों को मिली है मनी सेंट्रल में जगह, इसके लिए आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत होगी पेट्रोल डीजल से, सरकार करेगी कमाई। इसके बाद अचानक क्यों उछल गए सोने के भाव। फिनटेक जरूरी है लेकिन सख्ती की जरूरत, ऐसा आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इस पर बात करेंगे। रुपए की गिरावट स्थायी है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको पता चलेगा। कहीं रूठे तो कहीं बरसे बादल, मानसून का अपडेट, और क्या मंदी से ठंडा पड़ेगा कच्चे तेल का उबाल, इस पर भी बात होगी। ओपेक की बैठक हुई है, ओपेक प्लस देशों की, क्या निकला उस बैठक में, ये अंशुमान जी से समझेंगे। लेकिन शुरुआत पेट्रोल डीजल से। देश से पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते निर्यात को लेकर सरकार ने सख्ती की है। सरकार ने पेट्रोल और एटीएफ एक्सपोर्ट पर 6 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा डीजल एक्सपोर्ट पर 13 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगेगा। साथ ही देश में उत्पादन होने वाले कच्चे तेल के निर्यात पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 23,250 रुपये प्रति टन का सेस लगाया। दरअसल निजी तेल रिफाइनरी जो हैं, कंपनियां जो हैं, वो रूस से सस्ता तेल इंपोर्ट करके विदेशों को निर्यात कर रही थी पेट्रोल डीजल के रूप में, जिस वजह से हो ये रहा था कि घरेलू स्तर पर सरकारी तेल कंपनियों को विदेश से पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जिससे कि घर की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। सर, क्या ये विंडफॉल टैक्स है? आपको लगता है कि और इसकी ज़रूरत सरकार को क्यों पड़ी? शुभम, ये विंडफॉल टैक्स है और 2008 में भी एक बार सरकार की तरफ से इस बात की कोशिश की गई थी कि तेल कंपनियों के मुनाफों पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाए। वो प्रयास हुआ था पर कंपनियों का दबाव काफ़ी ज़्यादा था और उस समय वो सफल नहीं हुआ। विंडफॉल टैक्स दुनिया के लिए नया नहीं है, खासतौर से ब्रिटेन में तो एक पूरा इतिहास है विंडफॉल टैक्स का। 2011 में ऑसबॉर्न ने, जो समय के वित्त मंत्री थे, उन्होंने ऑयल के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया था। इससे पहले बैंकर्स पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। इस समय अभी मई में बिजली कंपनियों के ऊपर, ब्रिटेन की बिजली कंपनियों के ऊपर ब्रिटेन की सरकार, वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने टैक्स लगाया है। इस विंडफॉल टैक्स के सहारे सरकार ने 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ों पर को संभालने की कोशिश की है। जो लोग नियमित मनी सेंट्रल देख रहे हैं उन्हें याद होगा कि हमने कुछ हफ्तों पहले ये कहा था कि तेल कंपनियों पर सरकार सख्ती की तैयारी कर रही है। उन्हें पहली चेतावनी इस आधार पर दी गई थी कि वो बाजार में आपूर्ति बढ़ाएं, और स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगर वो बाजार में जो पेट्रोल डीजल की आपूर्ति है उसको अगर वो सामान्य नहीं करती हैं तो उसको लेकर उन पर सख्ती की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल डीजल की आपूर्ति को एसेंशियल कमोडिटीज़ के एक्ट के दायरे में भी शामिल कर दिया था। शुभम, भारतीय बाजार में जो निजी तेल कंपनियां हैं उनकी हिस्सेदारी करीब 10% है उनसे आने वाले पेट्रोल डीजल की, और 90% सरकारी तेल कंपनियां देती हैं। इससे जो 2 तरीके के दबाव हैं। एक दबाव ये कि इनसे अधिक राजस्व एकत्रित किया जाए, क्योंकि सरकार के पास राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को थामने के लिए एक्साइज ड्यूटी का नुकसान उठाना पड़ रहा है, कीमतें ना आगे बढ़ने दी जाएं, उसकी भरपाई इसके जरिए की जाएगी। और दूसरी बात है कि उनके लिए निर्यात को इतना महंगा कर दिया जाए या निर्यात पर होने वाले फायदे को इतना सीमित कर दिया जाए कि उनको ये तेल भारतीय बाजार में वापस बेचना पड़े। सर, आज इस फैसले का सीधा असर शेयर बाजार में कंपनियों पर दिखा। ओएनजीसी 13% टूट गया, रिलायंस 8% से ज़्यादा टूट गया। आपको क्या लगता है ये फैसला कंपनियों पर किस तरह और कितना असर करेगा?
बड़ा और काफ़ी बड़ा असर है। अगर आप केवल शेयर बाजार के नज़रिए से देखें, और यहाँ हमेशा अर्थव्यवस्था में एक फैसला जो किसी एक पक्ष के लिए लाभ का या फायदे का होता है सरकार और उपभोक्ताओं के लिए, वो दूसरे पक्ष के लिए बिल्कुल उल्टा और नुकसानदायक होता है। तो अगर आप शेयर बाजार के नज़रिए से देखें इसके असर को, पहली चीज़ तो है कि भारत के बाजार में कीमतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमारे आपको जो पेट्रोल डीजल मिल रहा है बाजार में उसकी कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा। पर व्यापक अर्थव्यवस्था पर, निवेश पर और भारत की नीतियों के इन्वायरमेंट पर, नीतियों के माहौल पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। हालांकि इसकी चर्चा पहले से शुरू हो गई थी कि विंडफॉल टैक्स लगाया जाएगा, पर एक किस्म का शॉकर था, बाजार के लिए एक किस्म का बड़ा झटका था। और अगर आप शेयर बाजार की तरफ से देखने की कोशिश करें तो भारतीय शेयर बाजार में जो आखिरी फायदे वाला दौर था, ये जो कंपनियां लीड कर रही थी, खासतौर से जो ऑयल पैक था, उसके लिए बहुत बड़ा शौक था। रिलायंस के शेयर में आज 8% के आसपास से 9% के आसपास की गिरावट आई, ओएनजीसी में 11 से 12% की गिरावट आई। इस फैसले का जो बड़ा असर होगा वो दो तरह से हमें समझना होगा, शेयर के नज़रिए से और रिलायंस में निवेश की दृष्टि से, और भारत में तेल उद्योग की दृष्टि से। यह माना जा रहा है कि करीब करीब $27 पर बैरल का टैक्स रिलायंस को डीजल पर और $13 पर बैरल का टैक्स रिलायंस को पेट्रोल पर चुकाना पड़ेगा इस नई एक्सपोर्ट ड्यूटी के आसपास से। ये जेपी मॉर्गन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है इस फैसले के बाद, इसके बाद आई है। जो रिलायंस के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है उस पर करीब $13 पर बैरल का नुकसान होगा या असर आएगा। और ये $1 पर बैरल की कमी अगर रिलायंस के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में होती है तो रिलायंस का जो इबिडा है या रिलायंस का जो मुनाफा है उस पर करीब $400 मिलियन का असर पड़ता है। ये कुल असर है रिलायंस की पूरी बैलेंस शीट पर आज के फैसले का। दूसरी तरफ इसमें ओएनजीसी है जिसे लगभग $40 पर बैरल का अतिरिक्त पैसा चुकाना पड़ेगा। जैसे आपको शुभम ने बताया कि 23,000 रुपए का एडिशनल सेस लगा दिया गया भारत में निकाले जाने वाले कच्चे तेल पर। तो तेल स्टॉक्स के लिए, तेल कंपनियों के लिए यह बड़ा शॉकर है। बाजार ये उम्मीद कर सकता है कि ये शायद अस्थायी व्यवस्था होगी, थोड़े समय बाद इसे वापस लौटा लिया जाएगा, लेकिन तेल कंपनियों को रूस के सस्ते तेल आयात के सहारे मुनाफा कमाने का की जो एक विंडो मिली थी जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद, अब वो काफ़ी सीमित हो गई है। और इसका असर हमें शेयर बाजार में रिलायंस के स्टॉक पर दिखा है। बाजार में बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि इसके बाद रिलायंस में करेक्शन आएगा, रिलायंस में अब उस मुनाफे में वो मुनाफा नहीं दिखेगा। शुभम, ये चर्चा भी बाजार में लगातार पिछले 3-4 महीने से थी कि भारत की रिफाइनिंग कंपनियों के मार्जिन रिकॉर्ड लेवल पर हैं, पहुंचे हुए हैं, और इससे ज़्यादा अच्छा समय भारत की तेल कंपनियों के लिए नहीं है। लेकिन अब यहाँ सरकार ने अचानक बाजी पलट दी है। आप इसे दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं कि इससे जो भारत का टैक्सेशन इन्वायरमेंट है उसमें एक किस्म की अनिश्चितता भी आई है, मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज शेयर बाजार में मान रहे थे कि सरकारें अगर इस तरह से फैसले लेती हैं तो इसका असर लॉन्ग टर्म निवेश पर पड़ सकता है। लेकिन विंडफॉल टैक्स पूरी दुनिया में लगाए जाते हैं, अमेरिका भी इस बात की कोशिश कर रहा है, ब्रिटेन का तो इसके सामने आपको बताया है। तो अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं, रिलायंस के में निवेश करते हैं, तेल कंपनी में निवेश करते हैं, तो आपके लिए निश्चित तौर पर ये अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल सर, ये बात हो गई कंपनियों की। अब उपभोक्ताओं की तरफ से अगर हम इस खबर को देखें तो क्या अवेलेबिलिटी सुधरेगी? जो खबरें मिल रही थी जयपुर से या राजस्थान के कुछ शहरों से, मध्य प्रदेश के शहरों से, जहां रात को पेट्रोल डीजल की कमी हो रही थी, क्या उन खबरों पर अंकुश लगेगा? और दूसरा इसी में मेरा जुड़ा सवाल है, क्या सरकार इस विंडफॉल टैक्स से जो पैसा कमाएगी, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें और आपको लगता है कुछ दिन तक नहीं बढ़ेंगी, सरकार वहां कुशन यूज कर सकती है? एक चीज हमको इसमें दिखती है कि ये शुभम, जब अगर हम कंपनियों के फायदे की बात करें, जो आंकड़ा हमारे पास, हमने आपको बताया कि 10% के आसपास तेल भारतीय बाजार में बेचती थी। रिलायंस को के दृष्टि से देखें तो रिलायंस का लगभग 30% तेल आता था, रिलायंस, नायरा और बाकी कंपनियां हैं। अब इन कंपनियों को का 70% तेल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता था उस पर टैक्स लगेगा, बचा हुआ जो तेल भारतीय बाजार में बेचती हैं उस पर नहीं लगेगा। सरकार की तरफ से यह उम्मीद की गई, अपेक्षा की गई है कि वो अपने एक्सपोर्ट के कोटे का नुकसान रोकने के लिए उस तेल को यहाँ बाजार में थोड़ा आपूर्ति बढ़ाना शुरू करेंगी, जिससे कि सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL पर दबाव कम होगा और बाजार में आपूर्ति सामान्य हो सकेगी। कीमतों में तो कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि इसके बाद भी रिलायंस या नायरा जैसे जो ऑयल एक्सपोर्टर हैं उनके बड़े मार्जिन्स कवर्ड रहेंगे। उनको ऐसा नहीं कि उनका सब कुछ खत्म हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है $27 पर बैरल का। निवेशक की दृष्टि से, स्टॉक निवेशक की दृष्टि से नुकसान है, लेकिन आमतौर पर उनके प्रॉफिट मार्जिन बने रहेंगे। भारतीय बाजार में उन्हें ज़्यादा तेल छोड़ने के लिए इसके जरिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब यहाँ एक बड़ी दुविधा है, भारतीय बाजार में तेल कंपनियों को तेल बेचने पर नुकसान ही होगा,
क्योंकि यहाँ जिस कीमत पर बाकी तेल बिक रहा है, वो कितना तेल यहाँ भारतीय बाजार में बेचेंगे और क्या वो उस कीमत वो उस नुकसान को उठाएंगी देश के बाजार में और उसके बदले निर्यात से उसकी भरपाई करेंगी, ये कहना मुश्किल है। दूसरी बात, यह संभावना जरूर दिखाई देती है कि विंडफॉल टैक्स से कितना पैसा मिलेगा इस बात पर निर्भर होगा कि जिस तारीख से लागू होता है उसके बाद कितना निर्यात होता है भारत से पेट्रोल और डीजल का, खासतौर से पेट्रोल उत्पादों का, एटीएफ का कितना निर्यात होता है। इस आधार पर यह समझ में आएगा कि सरकार को कितना टैक्सेशन मिलेगा। ओएनजीसी से कितना टैक्स मिलेगा ये अंदाज लगाया जा सकता है, क्योंकि ओएनजीसी का कितना कच्चे तेल का भारत में उत्पादन है उसका आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध है। क्या वो उतना क्वेश्चन होगा कि सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से रोक सके, या सरकारी कंपनियों को जो हो रहे नुकसानों की भरपाई जो हो रही है वो इस टैक्स के बदले की जा सके, ये भी कहना मुश्किल है। पर तात्कालिक तौर पर दो कोशिशें हैं। एक तो बाजार में आपूर्ति बढ़ाई जा सके, प्राइवेट कंपनीज को इस बात के लिए फोर्स किया जा सके, प्राइवेट रिफाइनरीज को, कि वो बाजार में अपने तेल की आपूर्ति बढ़ाएं। और दीर्घकालीन तौर पर यह स्थिति यह है कि अगर सरकार को कुछ अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है, जो कि कंपनियां काफ़ी कमाई कर रही हैं, इससे उनको काफ़ी मुनाफे हो रहे हैं, उसमें कुछ हिस्सा उन्हें देना चाहिए, तो ये उसकी कोशिश दिखाई देती है। बिल्कुल। और एक बहुत ज़रूरी खबर जो इसी से जुड़ी है, अभी अभी आई, वो ये कि वित्त मंत्री ने ये कहा है कि ये जो टैक्स लगाए गए हैं पेट्रोल पर, डीजल पर, एटीएफ पर, हर 15 दिन में इनकी समीक्षा होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, तो उनको देखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा। हर 15 दिन में ये समीक्षा होगी। हो सकता है ये टैक्स अभी लगाए बढ़ भी सकता है, समीक्षा में कम भी हो सकता है या हट भी सकता है। दूसरी बड़ी खबर, सरकार गोल्ड के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी है। सरकार ने ये 11% थी करीब, जिसको बढ़ाकर अब 15% कर दिया गया है। इसके अलावा कल जीएसटी काउंसिल ने भी सोने के कारोबार को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है। सोने पर ड्यूटी क्यों बढ़ाई गई, इसका क्या असर होगा, इस पर अंशुमान जी से समझें। उससे पहले देखिए आप मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। गोल्ड को लेकर एक के बाद एक फैसलों ने ज्वेलर्स के लिए परेशानी बढ़ा दी है। पहले जीएसटी काउंसिल ने एक राज्य से दूसरे राज्य में गोल्ड सप्लाई के लिए ई-वे बिल को मंजूरी दी और उसके बाद सरकार ने गोल्ड के आयात पर इंपोर्ट शुल्क बढ़ा दिया। पहले फैसले ने ज्वेलरी कारोबारियों के लिए कागजी कार्रवाई बढ़ा दी है और आयात शुल्क बढ़ने से कीमतें बढ़ेंगी, जो कारोबार को प्रभावित कर सकता है। अभी तक गोल्ड को लेकर जो टैक्स स्ट्रक्चर था, उसके तहत आयात पर 10.75% इंपोर्ट ड्यूटी, फिजिकल खरीद पर 3% जीएसटी और खरीद अगर गोल्ड ज्वेलरी की हुई तो मेकिंग चार्ज और उस मेकिंग चार्ज पर 18% जीएसटी भी चुकाना पड़ता था। लेकिन अब इंपोर्ट ड्यूटी 10.75% से बढ़कर 15% हो गई है और इसकी वजह से देश में सोना 1000 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का ही असर है कि विदेशी बाजार में भाव घटने के बावजूद घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ गई हैं और इस बढ़े हुए भाव का असर ज्वेलरी कारोबार पर पड़ सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का ही असर है कि विदेशी बाजार में भाव घटने के बावजूद घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ गई हैं और इस बढ़े हुए भाव का असर ज्वेलरी कारोबार पर पड़ सकता है। गोल्ड पर ई-वे बिल के नियम से भी ज्वेलर्स काफी खफा लग रहे हैं। द बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट योगेश सिंघल का मानना है कि सालाना 20 करोड़ रुपए टर्नओवर तक के कारोबारियों के लिए ई इनवॉइस पहले से जरूरी है और अब ज्वेलर्स को ई-वे बिल की व्यवस्था भी करनी होगी। योगेश सिंघल का कहना है कि देश में लगभग 50% ज्वेलर्स ऐसे हैं जिनका सालाना टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेकिन ई-वे बिल के लिए सभी व्यापारियों को व्यवस्था करनी होगी। टर्नओवर चाहे कितना भी हो, ई-वे बिल को लेकर अभी तक जो व्यवस्था थी उसके तहत गोल्ड को छोड़ 50,000 रुपए से ऊपर के हर सामान की आवाजाही के लिए ये बिल जरूरी है। लंबे समय से गोल्ड को भी इसमें शामिल किए जाने की मांग हो रही थी और इस बार जीएसटी काउंसिल ने इसे मान भी लिया, यानी गोल्ड को लेकर टैक्सेशन का एक और नियम लागू हो गया है। हालांकि कितनी कीमत के गोल्ड पर ई-वे बिल नियम लागू होगा, इसका फैसला राज्य ही करेंगे। ई-वे बिल के जरिए उन ज्वेलर्स के गोल्ड सोर्स का पता लगाने में आसानी होगी जिनका सालाना टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से कम है। जब सोर्स का पता होगा तो ज्वेलरी कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी, जो सरकार के टैक्स कलेक्शन को भी सुधार सकता है। छोटे शहरों और गांव देहात में ज्यादातर ज्वेलर्स का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से कम ही है, यानी गोल्ड पर ई-वे बिल गांव देहात के ज्वेलरी कारोबार को पारदर्शी बना सकता है और शायद इसी वजह से इसकी मांग हो रही थी। मनी 9 के लिए मनोज शर्मा।
सर गोल्ड पर सवाल लूं उससे पहले जो ताजी खबर आई है वित्त मंत्री की ओर से जो बयान दिया गया है कि हर 15 दिन में समीक्षा की जाएगी, क्या संकेत हैं? क्या ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है विंडफॉल टैक्स? जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि ये लंबे समय तक बाजार एज्यूम कर रहा है कि ड्यूटी लंबे समय तक नहीं टिकेगी, और हमने उसका संकेत देखा। आज सुबह जैसे ही ये घटना, जैसे ही ये सूचना आई बाजार में, उसके बाद से हमने स्टॉक मार्केट में भी रिकवरी देखी, रिलायंस में भी जितनी गिरावट थी उस गिरावट में बढ़ोतरी देखी। हालांकि टैक्स तो रहेगा अभी, पर ऐसे विंडफॉल टैक्स लंबे समय तक स्थायी नहीं होते हैं। इनके पुराने तजुर्बे ये बताते हैं कि ये विंडफॉल टैक्स रिव्यू किए जाते हैं और इनको हटाया जाता है। तो शायद निवेशकों की प्रतिक्रिया हो या शेयर बाजार की प्रतिक्रिया हो, जिसके कारण सरकार को ये क्लैरिफाई करना पड़ा। उन्हें दो तरीके की क्लैरिफिकेशन देने पड़े। एक क्लैरिफिकेशन ये है कि सारे तरह के रिफाइनरी उत्पादों पर लगेगा। एक चर्चा बाजार में चल रही थी कि रिलायंस की जो एसीजेड कैटेगरी की रिफाइनरी है वो इस टैक्स से बाहर रहेगी। ये क्लैरिफिकेशन सरकार ने दिया है कि नहीं, उसके सारे निर्यातों पर लगेगा। और दूसरा ये कि सरकार इसको रिव्यू करेगी। अब कब तक रिव्यू करेगी, लेकिन फिलहाल विंडफॉल टैक्स मौजूद है। लेकिन बाजार के लिए चलते चलते, बंद होते होते ये राहत की खबर है कि सरकार ने इसे स्थायी नहीं किया। उसका मानना है कि इसकी समीक्षा की जाती रहेगी। बिल्कुल। और 15,513 का लो था निफ्टी का, जो बंद होते होते 15,766 पे बंद हुआ, यानी कि करीब 250-300 पॉइंट की रिकवरी बाजार ने नीचे से देखी। सर अब गोल्ड पर आते हैं। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद कीमतों में एकाएक तेजी देखी गई। भारत के सर्राफा बाजार में करीब 1400 रुपये भाव बढ़ गए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी नहीं थी। मंशा क्या है सरकार की, क्यों ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई? उतने ही वजन, बराबर वजन की खबर है और फैसला है जो हमने आज तेल के संदर्भ में देखा। बल्कि भारतीय बाजार में सोने की दृष्टि से यह फैसला ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा बड़े व्यापक असर वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, इसके बजाय कि विंडफॉल टैक्स लगाया जाए तेल कंपनियों के ऊपर, जिसका हमारे कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं होगा। इस बात पर चर्चा हमने मनी सेंट्रल में की थी कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जितनी तेजी से बढ़ रहा है, व्यापार घाटा जितनी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में सरकार को कुछ आयात सीमित करने ही पड़ेंगे। पेट्रोल डीजल का आयात सीमित नहीं किया जा सकता, कच्चे तेल का आयात सीमित नहीं किया जा सकता, कोल और बाकी चीज़ों के इंपोर्ट में कोई कमी नहीं हो सकती। सिर्फ एक ही चीज़ थी, गोल्ड, जिसके इंपोर्ट में कमी की जानी चाहिए थी। मई के महीने में इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट करीब 677% बढ़ा और 101 टन के आसपास पहुंच गया। यह पहला अलार्मिंग संकेत था, जहां ऐसा लग रहा था कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी। पर ड्यूटी काफ़ी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। मतलब भारत में इंपोर्ट ड्यूटी 12.5% के आसपास सोने के आयात पर पहुँच गई। अब इसके दो बड़े असर हैं जो हमें बाजार में तत्काल दिखाई देंगे। सरकार की पूरी कोशिश ये है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से गोल्ड का आयात कम हो, ताकि भारत के बाजार से विदेशी मुद्रा की निकासी कम हो सके, क्योंकि काफ़ी बड़ा पैसा भारतीय बाजार से विदेशी मुद्रा के तौर पर विदेशी निवेशक निकाल कर ले जा रहे हैं, जिसका दबाव हमें रुपए पर दिखाई दे रहा है। रुपया आज 79 के स्तर को सुबह छू गया था। पहला असर जो हमको शुभम ने बताया कि भारतीय बाजार में लंबे समय बाद सोने की, काफ़ी लंबा अरसा हो गया, सोने की कीमतों में हमें तेजी दिखाई दी, क्योंकि अब डिमांड सप्लाई का मिसमैच साफ दिखाई दे रहा है। इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्टेड मेटल महंगी होगी इंडिया में, तो उसकी कीमतों ने भारत के खुदरा बाजार में या स्पॉट मार्केट में उसका असर हमें दिखाई देने लगा। लेकिन दूसरा खतरा जो बड़ा है स्मगलिंग का, वो बढ़ेगा। जब भी सोने के आयात पर ड्यूटी लगाई जाती है, सोने का इंपोर्ट महंगा किया जाता है, तो उसके बाद उसकी तस्करी और अवैध रास्तों से उसके आने की संभावनाएं, उसके खतरे बढ़ जाते हैं। तो गोल्ड को इंपोर्ट के नजरिए से एक हिस्सा था जहां तेज रेगुलेशन किया गया, और दूसरा वो हिस्सा है जो जीएसटी में आया, जिस पर हमने कल चर्चा की थी और आज हमने मनोज शर्मा की विस्तृत रिपोर्ट में देखा। तो सोने का और ज्वेलरी का पूरा कारोबार एकदम टैक्स की रोशनी में आ गया है, जिसमें कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर सोने के आयात को महंगा किया जाना और सोने और ज्वेलरी की आवाजाही को जीएसटी के दायरे में सख्त शिकंजे में कसा जाना, ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, जो भारत के गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर के कामकाज पर और कारोबार पर असर जरूर करेंगे। बिल्कुल। और अभी जब हम बात कर रहे हैं, तब वायदा बाजार में सोने के वायदे ने 52,000 का स्तर छू लिया है। लंबे समय बाद ऐसा हुआ है जब एमसीएक्स पर सोने का भाव 52,000 के स्तर पर पहुंचा है। अगली खबर जो शायद मुझे लगता है उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये दो, कल गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर रिपोर्ट जारी हुई। रिपोर्ट में मुख्य रूप से 3 बड़ी बातें कही गई। पहली, फिनटेक इंडस्ट्री से जुड़ी, दूसरी बैंकों की आर्थिक स्थिति से जुड़ी, और तीसरी स्टैगफ्लेशन यानी कि महंगाई के बीच मंदी का इशारा। इन तीनों पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहली बात फिनटेक की।
रिपोर्ट में बेहतर वित्तीय सेवाओं के लिए फिनटेक इंडस्ट्री को जरूरी बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 के दौरान भारत की फिनटेक इंडस्ट्री 50 से 60 अरब डॉलर की थी और 2025 तक ये 150 अरब डॉलर की हो जाएगी। दुनिया भर में फिनटेक इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा ग्रोथ भारत में हुई है, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया। लेकिन इस ग्रोथ के साथ साथ, इस ग्रोथ की रोशनी में ही इसमें कुछ जोखिम भी बताए गए। सर, जोखिम क्या है सर? एफएसआर की रिपोर्ट, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट हमने फिनटेक इंडस्ट्री को लेकर, फिनटेक का अर्थ ये है कि जहां टेक्नोलॉजी और फिनेंशियल सर्विसेज एक दूसरे से मिल जाती हैं। आपने मोबाइल से लोन ले सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, बीमा खरीद सकते हैं। ये भारत का सबसे उभरता हुआ सेक्टर है। इसमें पिछले 3-4 सालों में तेज ग्रोथ दिखाई दी है, काफ़ी स्टार्टअप आए हैं और काफ़ी निवेश हुआ है। रिजर्व बैंक की जो टिप्पणी आई, जिस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे या बताएंगे, उसे इस संदर्भ में देखना जरूरी है कि पिछले 2 महीने के अंदर रिजर्व बैंक ने भारत की फिनटेक इंडस्ट्री के लिए कानूनों को अचानक बड़ा सख्त कर दिया। हमने मनी सेंट्रल में पैकेज पर इस पर विस्तार से चर्चा भी की थी कि कैसे फिनटेक इंडस्ट्री को, जो टेक्नोलॉजी और फिनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री है, इन्हें तमाम तरीके के रेगुलेशन में जोड़ा जा रहा है। आपको याद होगा कि पेटीएम पर इसी वजह से सख्ती की गई थी, HDFC बैंक पर इसी वजह से सख्ती की गई थी। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 2 महत्वपूर्ण बातें कहती है फिनटेक के बारे में। पहली बात तो ये कहती है कि ट्रांस यूनियन सिविल की रिपोर्ट के आधार पर एफएसआर में ये कोट किया गया है कि भारत की फिनटेक इंडस्ट्री में अपराधों की और गलत तरीके से काम करने के वित्तीय घटनाएं भारत में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और NBFC से कहीं ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। यानी फ्रॉड, डिजिटल लेंडिंग, गलत ढंग से लोन लेना, गलत ढंग से लोन की वसूली करना फिनटेक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। रिजर्व बैंक ने अपनी इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा, और इसलिए कहा है कि फिनटेक इंडस्ट्री एक किस्म से भारत की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए रिस्क बन सकती है। इसे प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया गया, और ये बात उस बात का समर्थन करती है, उसे सपोर्ट करती है। शायद यही वजह है कि रिजर्व बैंक इतनी सख्ती फिनटेक कंपनियों पर कर रहा है। हाल में IMF ने भी अपनी एक रिपोर्ट में फिनटेक को इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बताया था। दूसरी चीज़, इसमें जो बात रिजर्व बैंक ने इस पूरे तर्क को या इस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए कही है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो बिग टेक कंपनियां हैं वो फिनेंशियल डोमेन में आ रही हैं, पेमेंट सर्विसेज को लेकर, डिफरेंट तरीके के फिनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेकर। इन बिग टेक कंपनियों के साथ जो डेटा शेयर हो रहा है, इनके साथ जो बैंकिंग सिस्टम्स की सिनर्जी बन रही है, इसमें सुरक्षा के गंभीर सवाल हैं, खासतौर से वित्तीय सुरक्षा के और उन लोगों की सुरक्षा के जो इनके जरिए ऑपरेट करते हैं। तो यानी अगर आप यहाँ से पॉलिसी इंडिकेटर लेना चाहें ना शुभम, इस हिस्से से एफएसआर के, कि रिजर्व बैंक ने, केंद्र सरकार को और रिजर्व बैंक दोनों इस बात से मुतमईन है कि फिनटेक भारत के लिए ज़रूरी है, लेकिन फिनटेक को ऐसे मशरूम करने नहीं दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी वाले सबक सीखते हुए भारत के नियामक फिनटेक कंपनियों पर गहरी सख्ती करेंगे और उनके हर काम की, छोटी छोटी चीज़ों की, उनके नेटवर्क की, उनके डेटा की, उनके ट्रांजैक्शन की पड़ताल करेंगे। और इसका असर हमें शेयर बाजार में, स्टार्टअप की दुनिया में फिनटेक कंपनियों पर दिखाई देगा, जो अभी तक पार्शियली अनरेगुलेटेड रेगुलेशन से बाहर की ग्रोथ देख रही थी। ये बात पहला हिस्सा है एफएसआर की रिपोर्ट का। बिल्कुल। एफएसआर की ही रिपोर्ट में जो दूसरी बड़ी टिप्पणी की गई, जो बड़ी बात कही गई, वो बैंकों को लेकर के गई। बैंकों पर के जो ग्रॉस एनपीए हैं वो 6% से नीचे आ गए, 6 साल के निचले स्तर पर आ गए हैं बैंकों के एनपीए मार्च में। साथ ही ये भी कहा गया कि बिना नई पूंजी डाले अर्थव्यवस्था के झटके झेलने के लिए बैंकिंग सिस्टम तैयार है। सर, यहाँ भी कुछ रिस्क बताए गए हैं? हाँ, ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि मंदी के बाद, रिकवरी के बाद भारत के बैंकों के एनपीएज में तेज गिरावट आई, और ये राहत की बात है। और ये जो बात रिजर्व बैंक ने कही ना शुभम, कि बगैर नई पूंजी डाले भारत के बैंक इकोनॉमिक शॉक को झेल सकते हैं, ये एक किस्म का म्यूजिक है जो वित्त मंत्री के कानों में जा रहा होगा, क्योंकि आप रिजर्व बैंक एक किस्म से गारंटी दे रहा है कि अब सरकारी बैंकों में ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप पर स्थिर हो गए। हमें याद होगा कि सरकारी बैंकों के निजीकरण की तैयारी चल रही है, उनके प्राइवेटाइजेशन की तैयारी चल रही है, और अगर उनकी सेहत अच्छी है तो ये रिजर्व सरकार के लिए निजीकरण के लिए आगे बढ़ रही सरकार के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो इस समय इन्हें बेहतर ढंग से विनिवेश करने के लिए ग्राहक ढूंढ सकती है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, लेकिन रिजर्व बैंक ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि अगले साल मतलब सितंबर 2022 तक, अभी से लेकर सितंबर 2022 तक और अगले साल मार्च तक भारत में ग्रॉस एनपीए 9.5% भी हो सकते हैं बढ़कर। और जो प्रोजेक्शन है ये चिंताजनक है। प्रोजेक्शन कहाँ से निकल रहा है? ये प्रोजेक्शन या ये संभावना या आकलन एफएसआर में इस बात से निकल रहा है कि
छोटे और मझोले उद्योगों को जो लोन दिए गए हैं वो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस पॉइंट है। वो स्ट्रेस पॉइंट इसलिए है क्योंकि कोविड वाली मंदी के दौरान बहुत बड़ी संख्या में छोटे उद्योगों ने अपने लोन्स को रिस्ट्रक्चर कराया था और उनका भुगतान कराया था। अब अर्थव्यवस्था ढलान में है, मंदी की परिस्थिति में जा रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टैग्फ्लेशन के खतरे दिखाई दे रहे हैं। इसका असर इन कंपनियों की कर्ज देनदारी पर और चुकाने पर पड़ सकता है, जो पहले से ही अपने पुराने कर्ज को एक्सटेंड करा चुके हैं, रिस्ट्रक्चर कराकर आगे ला चुके हैं। तो इसलिए रिजर्व बैंक ये कह रहा है कि भारत में एनपीएस कम हुए, पर वो ये भी कह रहा है कि एनपीए बढ़ने का खतरा बरकरार है क्योंकि डिफॉल्ट्स की संख्या बढ़ सकती है छोटे उद्योगों की तरफ से। बिल्कुल। तीसरी बड़ी बात कही गई स्टैग्फ्लेशन को लेकर। सर, इस पर आरबीआई ने क्या कहा? महंगाई वाली मंदी अब दिखने लगी है। हाँ, ये बयान रिजर्व बैंक का थोड़ा महत्वपूर्ण है। अभी तक खुलकर सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से स्टैग्फ्लेशन की बात नहीं कही गई थी, लेकिन ये जो एफएसआर की रिपोर्ट आई है, इसने बचते बचाते घुमाते फिराते ये बात कह दी है कि अभी फिलहाल महंगाई का, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आ रही कीमतों में बढ़ोतरी का कोई रिजोल्यूशन, कोई समाधान हमें नहीं दिखाई देता। ऐसी परिस्थिति में भारत और रशिया यूक्रेन वार के कारण, कमोडिटीज़ की कीमतों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को स्टैग्फ्लेशन में फंसने का खतरा है। स्टैग्फ्लेशन का मतलब है कि जहाँ पर अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास दर में गिरावट हो और महंगाई में बढ़ोतरी हो। चूंकि रिजर्व बैंक महंगाई में बढ़ोतरी के आकलन पहले ही दे चुका है, जो कि 6.5 से 7% से ऊपर के हैं, और भारत की आर्थिक विकास दर में के लक्ष्य में कटौती भी कर चुका है। तो इसलिए एक तरह से अगर दोनों आंकड़ों को एक साथ रखा जाए तो रिजर्व बैंक की ने जो एफएसआर में कहा है वो साबित होता है कि महंगाई बढ़ती जाएगी और आर्थिक विकास दर थोड़े समय के लिए गिरती जाएगी। इस बीच रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में कटौती की है। एजेंसी ने भारत की ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। पहले 7.8% ग्रोथ का अनुमान था। कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, महंगाई में इजाफे और वैश्विक स्तर पर धीमापन, आर्थिक धीमापन यानी मंदी कह सकते हैं आप उसे, इसकी वजह से क्रिसिल ने कहा कि भारत की ग्रोथ पर इसका असर पड़ सकता है। सर, इस रिपोर्ट में रुपए को लेकर टिप्पणी की गई है जो ये दिखाती है कि रुपए की जो गिरावट है ये स्थायी रहने वाली है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। रुपए कितनी बड़ी चिंता है? क्रिसिल की रिपोर्ट में बाकी चीज़ें तो वो हैं जिन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट का में है और अनुमान में काफ़ी महत्वपूर्ण कमी की गई है, कटौती की गई। पर ये कटौती सारी अन्य एजेंसियों की परंपरा में है, उसी सीरीज़ में है, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ, वर्ल्ड बैंक, IMF, यहाँ तक कि रिजर्व बैंक भी भारत के आर्थिक विकास दर को लेकर जो FY23 के या वित्त वर्ष 2023 के अनुमान है उन्हें कम कर चुका। पर उसमें दो और महत्वपूर्ण नई बातें हैं जो रिजर्व बैंक के एफएसआर को और जो मैक्रो पिक्चर हमारे सामने भारत की व्यापक आर्थिक तस्वीर दिख रही है उसको सपोर्ट करती है। पहली चीज तो क्रिसिल ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत की महंगाई दर इस साल औसत 6.8% के आसपास रहेगी, जो पिछले साल 5.5% थी। यानी यहाँ रिजर्व बैंक और क्रिसिल और तमाम एजेंसियां मान रहे हैं कि ये साल महंगाई का साल है, उस महंगाई में लगातार बढ़ोतरी होगी। 6.8 औसत है, मतलब 7%, 7.25% के आसपास की महंगाई दर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सरकारी आंकड़ों में व्यवहारिक जीवन में ये महंगाई काफ़ी ज़्यादा होगी और जो हम महसूस कर रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है, ये पहली बार किसी इंपॉर्टेंट एजेंसी ने भारत में साल भर के लिए रुपए की कीमत का आकलन दिया है और ये माना जा रहा है कि औसत भारतीय रुपया औसत 78 रुपए के आसपास रहेगा। तो भारतीय जो पिछले साल 76 रुपए था, यानी रुपए में गिरावट आने वाले समय में लगातार जारी रहेगी और दबाव बना रहेगा, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो ये क्रिसिल की रिपोर्ट, एफएसआर की रिपोर्ट दोनों इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि महंगाई और मुद्रा की कमजोरी, ये दोनों कम से कम 1 साल तक तो भारत में बनी रहने वाली है। और एक थोड़ी सी चिंता की खबर, इस साल मानसून सीजन का पहला महीना बरसात की 8% कमी के साथ खत्म हुआ है। जून के दौरान देश भर में करीब 152 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर जून में 165 मिलीमीटर बारिश होती है। बरसात की कमी के आंकड़ों को अंदर से खोलें तो कई बड़े राज्य ऐसे हैं जहां औसत के मुकाबले बहुत कम बारिश हुई है। सर, राज्यवार क्या स्थिति है? राज्यवार स्थिति खास जिस पर हमने मानसून में पिछली बार भी चर्चा की थी शुभम, कि राज्यवार जो प्रमुख राज्य हैं खरीफ की फसल को बढ़ाने में या उत्पादन में योगदान देने वाले, वहाँ कहीं भी मानसून की स्थिति अच्छी नहीं। चार्ट में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 53% कम है, गुजरात में 54% बारिश की कमी है, महाराष्ट्र में 30% बारिश की कमी है, उड़ीसा में 37%, छत्तीसगढ़ में 27%, कर्नाटक में 18%। केरल में मानसून इस बार बहुत ही खराब स्थिति में, कई दशकों में मानसून में इतना
शॉर्टफॉल हमें केरल में पहली बार दिखाई दिया, जबकि मानसून का ऑनसेट वहाँ है। तो अगर आप पूरे देश, और ये बात हम बार बार कहते हैं इस कार्यक्रम में, चर्चा में, कि हम अगर आप पूरे देश का शॉर्टफॉल देखें तो केवल 8% है, लेकिन ये 8% का आंकड़ा आप उत्तर प्रदेश के किसानों को या गुजरात के किसानों को दिखाई जाके तो उनको तो लगता है कि बारिश हो ही नहीं रही है, क्योंकि वहाँ आधा 50% का शॉर्टफॉल है। तो मानसून प्रोग्रेस कर रहा है। मेट डिपार्टमेंट या मौसम विभाग लगातार मानसून के आगे बढ़ने के, पूरे देश में पहुंचने की क्या आकलन दे रहा है, वो भी सही है। पर भारतीय मानसून का जो क्षेत्रीय वितरण है वो हमेशा सबसे बड़ी चुनौती रहा है, और वो इस साल भी हमें दिखाई दे रहा है। अभी आंकड़ा फाइनली अगस्त और सितंबर में कहां जाकर सेट होता है, क्या मानसून में इन इलाकों में लेट रिकवरी आती है, ये यहाँ ये शॉर्टफॉल बना रहेगा, इसका सीधा असर हमें खरीफ के उत्पादन के, सोइंग के जो आंकड़े लगातार हमारे पास आ रहे हैं और हम मनी सेंट्रल के जरिए आपको बताते जा रहे हैं, उसे लेकर आपके सामने आएंगे। बिल्कुल, ये सभी राज्य जो अंशुमान जी ने बताए जहाँ पे डेफिसिट है, ये सभी बुआई के लिहाज से, फसलों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बरसात की कमी का असर यहाँ दिखना बिल्कुल लाजमी है। खरीफ फसलों की खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ गई है। इसी वजह से 1 जुलाई तक देश भर में धान और तिलहन का रकबा पिछड़ा हुआ दर्ज किया गया है। हालांकि कपास, दलहन और मोटे अनाज की खेती पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई है। अगली खबर, तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई और अगस्त के दौरान क्रूड ऑयल उत्पादन योजना में कोई बदलाव नहीं किया है। गुरुवार को संगठन की बैठक के बाद यह फैसला हुआ। जून की शुरुआत में ओपेक प्लस देशों ने रोजाना उत्पादन में 50% बढ़ोतरी का फैसला किया था। जून तक रोजाना उत्पादन 4.32 लाख बैरल बढ़ाया गया था, जिसे जुलाई में 6.48 बैरल किया जाना था। उत्पादन योजना में बदलाव नहीं होने का असर कच्चे तेल के भाव पर देखा जा रहा है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $108 प्रति बैरल पर आ गया है। सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी की बातें अब एक सुर में होने लगी हैं। अमेरिका में कहिए, आप चाइना में कहिए, आपको लगता है क्या ये खबरें कच्चे तेल के उबाल को थोड़ा ठंडा करेंगी, शांत करेंगी? ओपेक प्लस की जो बैठक थी शुभम, इस पर कई सारे लोगों की निगाहें थीं। 2 वजह ये थी कि क्या ओपेक प्लस अपने उत्पादन के आकलन में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि दुनिया में बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उबाल बना हुआ है। $100 से ऊपर तो बनी हुई, और $115-120 के प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओपेक देशों ने अपने उसी कार्यक्रम को कायम रखा, और उसके बाद ये आकलन भी थे कि क्या मंदी की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में वस्तुतः गिरावट आएगी। यहाँ हमारे पास जो संकेत आ रहे हैं वो थोड़े नकारात्मक किस्म के हैं। ओपेक की बैठक के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सर्वे किया, वो ये मान रही हैं कि अगले साल मंदी की परिस्थिति में भी कच्चे तेल की कीमत $106 से $109 पर बैरल के आसपास ही बनी रहेगी। और ऐसा इसलिए होगा कि ओपेक प्लस देश या ओपेक के उत्पादक देश, अगर बाजार में मंदी आती है, मांग कम होती है, तो वो अपने उत्पादन में कटौती कर सकते हैं, उत्पादन को रेगुलेट कर सकते हैं। रॉयटर्स का एक सर्वे है ब्रेंट क्रूड के फ्यूचर्स को लेकर, जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स से और कंज्यूमर से बात की, उस हिसाब से ये सब लोग मान रहे हैं कि तेल की कीमतें इस पूरे साल $100 से ऊपर, $100-102 से ऊपर रह सकती हैं। और ये लॉन्ग टर्म के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इन आकलनों को स्पष्ट करता है। अब आज अगर आप पूरी चर्चा में देखें कि जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की मैक्रो इकोनॉमी को तात्कालिक रूप से प्रभावित करने वाले, उसमें एक तेल, जिसके लंबे अवधि के आकलन $100 से नीचे जाने के नहीं आ रहे हैं। 101, 102, 110 तक 115 के जा रहे हैं, और इससे ऊपर जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति बने। और दूसरा, रुपए की औसत कीमत 78-79 रुपए के आसपास मिलती दिखाई दे रही। ये दोनों फैक्टर्स हमारे सामने अभी निकल कर आते हैं। तो ओपेक प्लस देश अगर उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो तेल की कीमतों में फिलहाल कमी होने की गुंजाइश दिखाई नहीं देती। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, जिस पर हमने तमाम खबरों पर चर्चा की। अब आपसे अगली मुलाकात सोमवार को शाम 7 बजे होगी मनी सेंट्रल में, और रविवार सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम में। सर, वहाँ इस बार अर्थात में क्या खास लिखा है आपने? शुभम, इकोनॉमिकम और अर्थात में इस बार हम आपसे, क्योंकि जीएसटी को 5 साल पूरे हो रहे हैं, हम जीएसटी का एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेकर आएंगे। तमाम बहुत सारी चीज़ें और तमाम दावे और क्रांतिकारी सुधारों के बाद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी रोशनी में हम आपको एक पैमाना देंगे, जिस पैमाने पर आप नाप सकेंगे कि जीएसटी आखिर कितना कामयाब हुआ, भारत के टैक्सेशन का सबसे बड़ा सुधार हमें कहां तक लाया है, और इसके आगे यहां क्या होने की ज़रूरत है। जीएसटी कितना कामयाब हुआ, जीएसटी का एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड जो शायद आपने अभी तक नहीं देखा होगा, हम अर्थात और इकोनॉमिकम में आपके सामने लेकर आएंगे। बिल्कुल, तो जीएसटी के रिपोर्ट कार्ड के लिए रविवार सुबह 11:15 बजे मनी 9 के साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।